Okay जी. So these are today's lectures contents. Again, we will start with some announcements और उसके बाद बहुत briefly जो है वो हम recap करेंगे and then we will talk about a relationship between Z transform and discrete time Fourier transform and then we will talk about properties of discrete time Fourier transform. अच्छा announcements में एक तो ये okay let me मंडे को जो है वो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी. आई हैव अ टॉक मंडे को मैंने देनी है कहीं पे, तो उस टाइम क्लैश हो रहा है. तो नेक्स्ट वीक में जो हमारी क्लासेस होंगी वो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को होंगी इसी टाइम पर 11:30 टू 12:20 वाले टाइम पर. और नेक्स्ट ट्यूसडे को आप लोगों का एक क्विज़ होगा DTFS से और वो क्विज़ 4:30 PM पर होगा. और जो मैम आमना ने लेक्चर DTFS का एक अपलोड किया है जिसका लिंक मैंने आपको पिछले वीक में प्रोवाइड किया था उससे होगा. और एक चीज़ जो मैंने लिखी नहीं है मैंने, लेकिन आप सबको पता चल चुकी होगी कि मिड आप लोगों के नहीं हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉबेबली फिर आई विल ट्राई कि आप लोगों के नंबर ऑफ़ क्विज़ेस और असाइनमेंट्स जो हैं उनके तादाद जो है उनमें इजाफा हो जाए, बिकॉज मिड के मार्क्स कहीं तो हमने वो करने हैं. सो मोस्ट प्रॉबेबली आई विल बी गिविंग यू मोर असाइनमेंट्स एंड क्विज़ेस. और बाकी जो 2 क्विज़ेस आपके पहले हो चुके हैं उनका जो है वो मार्क्स वगैरह आपको आजकल में 2 हो चुके हैं 3 हो चुके हैं वो ग्रेड हो गए हैं बेसिकली. जी 3 हो चुके हैं. ओके तो एटलीस्ट जो है वो 2 क्विज़ेस का तो आपको आज मिल जाएंगे मार्क्स वगैरह. एक्चुअली एक टीए हैं मेरे साथ जो कि उनको ग्रेड कर रहे हैं और उनका अभी मैं आपको उनका नाम शाहजेब है एंड ही इज़ पार्ट ऑफ MS टीम्स आल्सो जो आप लोगों की टीम है. तो यू कैन कॉन्टेक्ट हिम फॉर एनी इश्यूज़ रिगार्डिंग क्विज़ेस या असाइनमेंट की जो चेकिंग होती है. बनाती मैं हूँ, सोल्यूशन वगैरह सारा मैं ही वो करती हूँ, लेकिन ये कि ग्रेड वो कर रहे हैं. तो वो आज आप लोगों को एटलीस्ट पहले 2 क्विज़ेस जो है वो तो दे देंगे. बाकी जो है वो फिर असाइनमेंट भी जो है वो होपफुली जल्दी हो जाएगी. ओके मैम जिनके लेट क्विज़ हो जाते हैं वो होंगे कि नहीं, मतलब लेट क्विज़ हो जाते हैं, क्या कह रहे हैं आप? मैम वो सबमिट नहीं होते MS टीम पे. आप लोग देर से सबमिट करना शुरू करते हैं ना. 15 मिनट्स होते हैं आपके पास सबमिट करने के लिए. तो मैम 15 वो मिनट 29 पे वो बंद हो जाता है वो अच्छा. आपको 15 मिनट क्विज़ करने के लिए होते हैं, 15 मिनट सबमिशन के होते हैं. अब अगर आप 15 मिनट के बजाय आधा घंटा क्विज़ लेके और फिर आप सबमिट करेंगे तो फिर फ़ौरन जादू तो नहीं है ना कि फ़ौरन सबमिट हो जाए. उसके ऊपर बड़ा-बड़ा लिखा होता है कि 15 मिनट्स. मैंने हर दफ़ा इंस्ट्रक्शन में डाला होता है कि 15 मिनट्स आर फॉर क्विज़ एंड 15 मिनट्स आर फॉर अपलोडिंग. तो ये तो आप लोगों की गलती है ना फिर कि आप लोग. और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर कोई और ईमेल मुझे कर रहा है तो आपके मार्क्स में डिटेक्ट करूँगी, बिकॉज आई नो कि आप लोग जो है वो नहीं शुरू करते टाइम पर. मैम लास्ट क्विज जो हुआ था लेटेस्ट उसमें मैंने मैसेज भी किया था वैसे आपको, वो 3 मिनट्स अर्ली मेरा एटलीस्ट क्लोज हो गया था, तो मैंने आपको ईमेल कर दी थी एग्जैक्टली. अच्छा चले अगर उस टाइम के अंदर अंदर कर लिया है तो ठीक है, लेकिन ये कि स्टिल आई वुड प्रेफर के MS टीम्स पे हो, क्योंकि जब स्कैटर्ड चीज़ें होती हैं ना. देखिए व्हाट्सएप तो मैं क़तन बिल्कुल नहीं एंटरटेन करती, बिकॉज व्हाट्सएप में मेरे इतने बेतहाशा ग्रुप्स हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि मैं इंडिविजुअल्स का ट्रैक रखना बहुत मुश्किल काम है. और मैं नहीं चाहती कि फिर इस चक्कर में जो है वो आप लोगों की कोई इधर से उधर हो जाएँ. और फिर ये कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेमोरी भी हो रही होती है, मैं अक्सर चीज़ें डिलीट करती रहती हूँ. व्हाट्सएप तो आई वुड एडवाइज़, मैं बार बार एडवाइस करती हूँ कि मत भेजा करें. ईमेल पे भी अगर भेजें कि आई विल डिटेक्ट मार्क्स, ठीक है, लेकिन ये कि अगर विद इन द टाइम आ गया या विद इन 1 और 2 मिनट्स आ गया तो आई विल कंसिडर इट. लेकिन अगर उस पर भी बाद में आ रहा है, देखिए दिस इज़ ऑल द प्रैक्टिस टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपने 15 मिनट में करके 15 मिनट में अपलोड करना शुरू करना है. ठीक है, अगर आप वो टाइम भी लगा देते हैं कहीं पे तो फिर यू नीड टू सफ़र फॉर दैट ना. ठीक है, और ये कि हर मैम दफ़ा जो है. आपसे रिक्वेस्ट जी 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 बोलें. मैं आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि मतलब ऑब्वियसली अभी मिड नहीं होने तो क्विज़ेस की वेटेज ज़्यादा हो जाएगी, तो अगर आप मतलब जितने भी आपने क्विज़ेस लेने हैं उसमें से 1-2 अगर आप एक्स्ट्रा ले लेती हैं जी जी अगर ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली मैं यही करूँगी. अगर जाहिर है फिर उसमें कि से मैं फिर बेस्ट हाँ 5 जी या बिल्कुल 6 या जितने जी, मैं डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं तो आई ऑलवेज डू दैट. अगर क्विज़ेस नंबर ऑफ़ क्विज़ेस कम हो तो फिर डेफिनेटली इसमें बेस्ट की ऑप्शन नहीं होती, लेकिन ज़्यादा होंगे तो क्विज़ेस में होगा इस तरह से जो है. ठीक है, ओके चलें. ओके लेट्स स्टार्ट द लेक्चर.
अच्छा जी, व्हाट वर वी डूइंग नॉट यस्टरडे, लास्ट टाइम हम कहाँ पे हमने रोका था, किसी को याद है? कोई बताएगा मुझे? जी, व्हाट डिड वी टॉक अबाउट इन द लास्ट लेक्चर? हमने बेसिकली डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को पढ़ा था, और वी टॉक्ड अबाउट सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसमें हमने पीरियोडिसिटी की बात की थी। वी सॉ कि अगर आपके पास डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज हो रहा है तो उस केस में जो है सॉरी, अगर आपके पास जो सिग्नल है वो एब्सोल्युटली समेबल है, तो इसका मतलब है कि आपका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो कन्वर्ज होगा और एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द चेक्स दैट वी डू व्हेनेवर वी वांट टू फाइंड द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी सीक्वेंस, कि हम पहले ये चेक करते हैं कि जो सिग्नल है वो एब्सोल्युटली समेबल है कि नहीं है। तो दिस इज़ एक्चुअली द चेक वी वांट टू डू विद रेफरेंस टू द सिग्नल, अगर हम देख के करना चाहते हैं। आज हम ये देखेंगे कि रिलेशनशिप ऑफ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ट्रांसफॉर्म, जिसमें वी विल सी के अगर आपके पास जी ट्रांसफॉर्म मौजूद है तो उसमें आपने क्या चेक करना है इन ऑर्डर टू मेक श्योर के इन ऑर्डर टू चेक एक्चुअली कि डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है DTFT एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। वो खैर हम बाद में आते हैं। लेट्स जस्ट डू अ वेरी ब्रीफ रिकैप। जहाँ पे लास्ट टाइम हमने रोका था, वी वर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, और उसमें जो मैंने फिगर वगैरह बनाई थी वो अभी मेरे पास नहीं है, बट लेट मी जस्ट गिव वेरी क्विक ओवरव्यू कि क्या है, बिकॉज दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग जब हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे या DFT की बात करेंगे आगे कहीं चैप्टर्स में जाके। तो सो वी जस्ट शुड जस्ट नो कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट वी एक्चुअली सेड वाज कि अगर हमारे पास किसी भी सिग्नल का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आया हुआ है, ओके, एंड आई एम एंड दिस इज़ 0 से लेकर लेट्स सपोज कि ये -5 से पाई तक है हमारे पास, एंड बाकी जो है ज़ाहिर है यही चीज़ रिपीट हो रही होगी 2 पाई पे एंड सो फोर्थ, बिकॉज वी नो कि दिस इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो 2 पाई के साथ रिपीट हो रहा होता है। सो व्हाट वी एक्चुअली सॉ लास्ट टाइम वाज कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये वाला वी नो कि दिस वुड बी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सम सिग्नल x ऑफ n, और वो जो x ऑफ n हमारे पास है, हमने लास्ट टाइम देखा था कि दिस वाज एक्चुअली फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इम्पल्स ट्रेन। लेकिन लेट्स नॉट थिंक अबाउट द इम्पल्स ट्रेन, लेकिन इतना जो चीज़ हमें पता है वो ये कि दैट वाज एन ए पीरियोडिक सिग्नल के जो रिपीट नहीं हो रहा था। ऑन द अदर हैंड आपके पास उसी सिग्नल को ओके लेट मी मेक, अगर हमारे पास जो है हमने ही बात की थी कि इट वाज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ समथिंग लाइक दिस कि 0 से l-1 तक आपका x ऑफ n जा रहा है। अगर इसी x ऑफ n को आप पीरियोडिक वर्जन ले लेते हैं, विच मीन्स कि हर n के ऊपर रिपीट हो रहा है, तो उस केस में हमें डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स मिलते थे। व्हाट वी एक्चुअली सॉ वाज, जो कि ये सारी की सारी कैलकुलेशन लेफ्ट पे हुई है, कि अगर मैं इस डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के उतने ही सैम्पल्स ले लेती हूँ बिटवीन -π to π, यानी n-1 सैम्पल्स ले लेती हूँ, देन इन दैट केस या 0 से 2 पाई तक ले लेती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन, जैसे यहाँ पर जो है वो 0 से आपने n-1 टेम्पर लेने हैं, इट डजेंट मैटर कि कौन सा आप 2 पाई का पीरियड ले रहे हैं। बट व्हाट वी वुड सी इज़ कि ये जो सैम्पल्स हमारे पास आ रहे होंगे n-1 सैम्पल्स, दे वुड बी एक्चुअली रिलेटेड टू द कोफिशिएंट्स ऑफ फोरियर सीरीज। ये जो हमारे पास सिग्नल था, इसके जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स थे उनका उस सैम्पल के साथ रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप क्या होगा, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास जो है वो सैम्पल्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म्स आर एक्चुअली इक्वल टू n टाइम्स द coefficients of discrete time Fourier series of the same signals periodic version। तो जो चीज़ हमने याद रखनी है वो ये कि अगर आपके पास एक पीरियोडिक सिग्नल मौजूद है और आपको उस पीरियोडिक सिग्नल की डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज़ नहीं पता, लेकिन यू वांट टू फाइंड इट, मगर आपको ये पता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए पीरियोडिक सिग्नल जो था उसका DTFT क्या था, तो आप DTFT के सैम्पल्स करके वहाँ से DTFS निकाल सकते हैं। टेक द सैम्पल्स एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय n।
So this is something that actually exists, and this is not only for this impulse train, बल्कि अगर आपके पास कोई भी दो सिग्नल्स हैं जिनमें ये रिलेशनशिप टाइम में है कि एक ए पीरियोडिक सिग्नल है और दूसरा जो है वो उसी का पीरियोडिक वर्जन है, तो दिस रिलेशनशिप विल एक्चुअली एग्जिस्ट इन फोरियर डोमेन. इसके बाद जो जिस चीज़ पे हमने ख़त्म किया था लेक्चर, इट वाज दिस स्लाइड, एंड दिस इज़ एक्चुअली स्लाइड फ्रॉम योर बुक, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड स्लाइड इन द सेंस कि ये आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो जस्ट एट वन ग्लैंस बता देती है कि आपके पास टाइम डोमेन का सिग्नल जो है और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन का सिग्नल आएगा वो किस तरह होगा. ठीक है, फॉर्मूलाज तो आपको पता है निकालने के लिए जो है, लेकिन देयर आर सर्टन थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर ऑल्सो. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास टाइम डोमेन में सिग्नल कंटिन्यूस है, ठीक है, एंड कंटिन्यूस के साथ साथ जो है पीरियोडिक भी है, तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन कि आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में कोफिशिएंट्स मिल रहे होंगे लेकिन पीरियोडिक नहीं होंगे. ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास सिग्नल जो है वो टाइम डोमेन में डिस्क्रीट एंड पीरियोडिक है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी मिलेंगे तो हमें कोफिशिएंट्स ही, बट दे विल आल्सो बी पीरियोडिक. सो द थिंग इज कि दिस इज एक्चुअली समथिंग, और मैं कंटिन्यूस की बात यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट वी विल टॉक अबाउट सैम्पलिंग, जब हम टॉपिक करेंगे तो उसमें हम कंटिन्यूस और डिस्क्रीट को स्विच करते रहेंगे, बिकॉज सैम्पलिंग इज़ एक्चुअली टेकिंग द सैम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल. तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा अगर ये पूरा का पूरा ओवरव्यू आपके पास हैंड में हो तो दैट वुड बी गुड. सो व्हाट वी आर सेइंग इज के कंटिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स आते हैं. देखिए, कंटिन्यूस सिग्नल है तो वी विल ऑलवेज गेट फोरियर सीरीज कोफिशिएंट. नो, इट डजंट मैटर कि वो कंटिन्यूस में है या डिस्क्रीट में. पीरियोडिक सिग्नल से तो कोफिशिएंट आते हैं, ये हमें पता है, लेकिन अगर कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल है तो उस केस में कोफिशिएंट्स विल नॉट रिपीट. ऑन द अदर हैंड अगर डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल है तो कोफिशिएंट्स जो हैं वो भी पीरियोडिक होते हैं, विच मीन्स कि हर एन के बाद वो पीरियड जो है वो सेम कोफिशिएंट्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर हम ए पीरियोडिक सिग्नल की बात करते हैं तो अगेन, if you have aperiodic signal, no matter if it is in continuous domain or discrete domain, हमारे पास जो फोरियर है, फोरियर डोमेन में हमेशा हमें कंटिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल रहा होता है, चाहे वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है. लेकिन उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इफ़ यू हैव कंटिन्यूस aperiodic सिग्नल तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कंटिन्यूस एंड aperiodic ही होता है. On the other hand, for discrete time signals, discrete times aperiodic signal, the Fourier transform is continuous and periodic. Okay, so this is something which we would be actually referring to again and again. तो ये हमें याद रखने की ज़रूरत है. Okay, next एक example मैंने आप लोगों को दी थी और मैंने कहा था कि इसको करने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो इसकी फेज़ है और मैग्नीट्यूड है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, ये आप निकाल सकें. तो कितने लोगों ने करने की कोशिश की है, पेपर पे या मैटलैब में? आई वुड एक्सपेक्ट कि मैटलैब में ज़्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए. आप लोगों ने लैब में FFT कर चुके हैं? यस मैम. ओके, अच्छा, चलें आप दूसरा जवाब दें कि किसी ने करने की कोशिश की है इस एग्जाम्पल को? नो, भूल गए होंगे, राइट? छुट्टी जो आ गई बीच में. ओके ओके, लेट मी शो यू. मैंने इसका छोटा सा कोड लिखा है. ओके, ये बेसिकली एग्जांपल में करवा इसलिए रही हूँ ज़्यादा डिटेल में. एक तो मैंने हर एग्जांपल लास्ट टाइम हमने कर ली थी डिटेल में कि इसका क्या एक्सप्रेशन आएगा और सारा कुछ, वो मैं रिवाइज नहीं करूँगी. बट द थिंग इज़ के दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल इन डिस्क्रीट डोमेन. ये जो है ना, इसको हम बेसिकली इम्पल्स ट्रेन कह लें या इसको हम विंडो भी कहते हैं. ठीक है, एंड वी विल सी लेटर ऑन कि ये जो विंडो है, दिस एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जब हम फिल्टरिंग वगैरह की बात करते हैं. सो इट्स गुड कि हमें ये इसके बारे में हम एग्जांपल कर ही रहे हैं तो वी नो कि इसकी जो है वो डिफरेंट हमारे पास फ्री मैग्नीट्यूड और फेज वगैरह आ कैसे रहे हैं, और वी रिमेंबर दिस फॉर फ्यूचर जब हम इसको यूज़ करेंगे, बिकॉज वी विल बी यूजिंग इट. अच्छा, लेट मी गो टू दिस मैटलैब.
अच्छा, मैटलैब में जो है वो बहुत सिंपल सा कोड है जो कि मौजूद है, और उस कोड में मैंने बेसिकली इसी को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की जो एग्जांपल में रिजल्ट है, जिसमें उन्होंने n को 5 रखा हुआ था और a जो मैग्नीट्यूड है यानी 5 सैम्पल्स लिए हुए, नॉट n को नहीं, l को 5 रखा हुआ था, ठीक है, लेंथ ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म। पहले मैंने 1000 लेके किया था एंड देन आपने जो है वो लेट मी जस्ट चेंज इट। सो n को मैंने 5 रखा हुआ है, और उसके बाद जो है ये रेक्टेंगुलर विंडो की जो कमांड है, यू डोंट हैव टू राइट इट एक्चुअली, मैंने जो आपके नोट्स हैं उसमें ये एंटर किया हुआ है जो भी कोड है, तो आप अभी सिर्फ देख लीजिए एंड देन लेटर ऑन यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। तो रेक्टेंगुलर विंडो की जो कमांड है ये n लेंथ की विंडो जनरेट कर देती है, ठीक है। और उसके बाद जो है आई हैव नॉट डन एनीथिंग, ये वाला जो पोर्शन है ये दिस इज एक्चुअली जस्ट क्रिएटिंग प्लॉट ऑफ द विंडो कह लें या इम्पल्स ट्रेन कह लें, जिसका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें मैंने क्या किया हुआ है कि आई जस्ट कंप्यूटेड द फोरियर ट्रांसफॉर्म, एफ ऑफ टी लेके जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। ओके, अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आई हैव एक्चुअली डन, आई हैव रिटन 3 कमांड्स, ठीक है। इससे पहले और इसके बाद की जो कमांड है उनको मैंने फ़िलहाल कमेंट किया हुआ है, और उनमें से एक को मैं यहाँ पर जो है वो रन करके दिखाऊंगी। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपने तौर पे जब करते हैं तो बाकी दो को भी करके रन करके देखें एंड देन ट्राई टू सी कि हाउ द थिंग्स डिफर इन द रिजल्ट्स, ठीक है। कि अगर आपके पास जो है इन दोनों में जो चेंज है वो ये है कि एक में मैंने FFT शिफ्ट से कंप्यूट किया हुआ है, FFT शिफ्ट प्लस FFT लगा के किया हुआ है। बाकी जो है ये नीचे जो मैंने किया हुआ है इसमें FFT शिफ्ट नहीं यूज़ किया हुआ। ऑन द अदर हैंड जो ये बाकी पहले वाले से डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ मैंने सिर्फ n रखे हुए हैं जो लेंथ ऑफ FFT शिफ्ट है, और यहाँ मैंने n मल्टीप्लाई बाय 10 रखा हुआ है, ठीक है। फिलहाल मैं n मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ करके देखूंगी, लेकिन यू नीड टू लुक एट इट योर सेल्फ एंड ट्राई टू फिगर आउट कि ये चीज़ें डिफरेंट रिजल्ट क्यों आ रहे हैं। दिस इज़ जस्ट टू अगेन लेट यू नो कि सेम कमांड जो है जब आप उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं इवन सेम सिग्नल के ऊपर, तो यू आर गेटिंग एक्चुअली द सेम थिंग बट in a different manner, or and you should be able to understand and interpret कि वो रिजल्ट जो है क्या है। चलें, अब ये मैंने रन किया है तो it has just given me FFT of the जो भी हमारे पास सिग्नल था, और उसके बाद जो है यहाँ पे I am plotting, okay here I am actually plotting the log plot of this f of t, जो कि एक्चुअली आपके उसमें नहीं है एग्जाम्पल में, लेकिन ये कि अगेन आगे जाके हम देखेंगे या इवन आप लैब में भी देखेंगे कि मोस्टली लॉग प्लॉट्स होते हैं, ये डीबी में प्लॉट्स होते हैं 20 लॉग ऑफ वट एवर यू आर वर्किंग ऑन। तो बेसिकली उसका लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज ऐसे डाला हुआ था कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका कैसे प्लॉट कर रहे होते हैं, बट दैट इज़ नॉट समथिंग विच विल रिप्रोड्यूस द रिजल्ट जो कि हमारे पास बुक में है। दिस पार्ट इज़ एक्चुअली डूइंग दैट थिंग। अब इसमें जो है अब आप देखेंगे कि यू कैन एक्चुअली सी कि ये वही उसी तरह का रिजल्ट आ रहा है कि जिस तरह का हमारे पास बुक में मौजूद है। और उसके इसमें जो है व्हाट आई हैव डन इज़ मैंने जो है वो 2 डिफरेंट कमांड से, एब्सोल्यूट की कमांड से आई हैव टेकन द मैग्नीट्यूड ऑफ द FFT और अनरैप एंड मैटलैब स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ओहो, तो आप इतनी देर से बता क्यों नहीं रहे मुझे? मेरा इंटरनेट का इशू है तो मैं बार-बार ये लीव करके कर रहा था ज्वाइन। बाकी लोगों को आ रही है कि नहीं? किसी को भी नहीं नजर आ रही? हम स्क्रीन शो हो रही जी, मैटलैब की स्क्रीन नहीं शो हो रही? मैम, ओके, मैटलैब की नहीं। और मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ कि लेट मी जस्ट ओके, अब हो रही है। अच्छा, मेरा ख्याल था कि मैं स्विच करूँ तो हो जानी चाहिए। अच्छा एनीवे चलें मैं जो हूँ इसको दोबारा से रन कर लेती हूँ। ये मेरे पास कमांड ओके, ये क्या हो गया? ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली द पोर्शन जो कि वो जनरेट कर रहा है ये मैम अब नहीं हो सिग्नल। रही, फिर नहीं हो रही? स्क्रीन ही आ रही। ये देखें आज, ओके अब हो रही है? यस ओके, लेट्स होप कि अब ये गायब ना हो जाए। ओके, अच्छा जी, ये जो पहला सेक्शन है दिस इज एक्चुअली जस्ट जनरेटिंग द रेक्टेंगुलर वेव और उसको प्लॉट कर रहा है, ठीक है, या विंडो जिसको हम कहते हैं, ये प्लॉट कर रहा है 5 सैम्पल से ले रहा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट
सेक्शन है, दिस इज कंप्यूटिंग एक्चुअली द FFT, सॉरी आगे ये दिस कंप्यूटिंग FFT। और जो चीज़ मैं पूरी कहानी पहले बता चुकी हूँ, जो मैं रिपीट नहीं करूँगी, कि देयर आर 3 कमांड्स टू कंप्यूट FFT, जिसमें से 2 को मैंने अभी कमेंट किया हुआ है, एक जो है वो मैं रन करके दिखाऊंगी, आप अपने तौर पे बाकी 2 को भी रन करके और देखेंगे क्या होता है। सो आई हैव कंप्यूटेड FFT नाउ, एंड देन इन दिस सेक्शन आई एम कंप्यूटिंग मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ FFT। मैग्नीट्यूड जो है वो एब्सोल्यूट अगर मैं करती हूँ FFT जो भी मेरे पास आएगा एक्चुअली दैट वुड बी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको जो है ये दोनों कमांड जो है मैटलैब की, दे विल बी कंप्यूटिंग। एब्सोल्यूट कमांड से जो है मैग्नीट्यूड कंप्यूट हो जाएगा, एंगल की कमांड से एंगल कंप्यूट हो जाता है, और अनरैप करने से आपके पास एंगल जो है वो -2π से 2π के दरमियान में जो है वो फोल्ड हो जाता है, क्योंकि वी हैव सीन कि अदरवाइज अगर आप इसको अनरैप नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपका एंगल जो है कैन गो टिल बियॉन्ड 2π आल्सो, मतलब रैपिंग नहीं हो रही उसकी, ठीक है। तो समहाउ अगेन ये वाली कमांड आप खुद चेक करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा होगा, बट लेट मी जस्ट रन दिस एंड प्लॉट इट। ओह ये क्या हो गया, हाँ जी। सो नाउ यू कैन सी कि ये आपके पास उसी तरह का प्लॉट है जिस तरह का प्लॉट हमारा जो है वो एग्जांपल में आया हुआ था। दिस इज द मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड द प्लॉट बिलो इज द प्लॉट नहीं आ रहा नजर मैम आपको, प्लॉट आप कर अच्छा वो मेरा ख्याल है, चले कोई बात नहीं, आप ये ये आप ना वो कर लीजिएगा, इसको बाद में देख रन करके खुद देख लीजिएगा, ठीक है। कि आप और लेट मी जस्ट, असल में सारी चीज़ें मैं शेयर करना भी नहीं चाहती, एनीवे शेयरिंग में मैं क्या करूँ, चलो बता दें आप मुझे, डेस्कटॉप शेयर कर लूँ। अगर ओके डेस्कटॉप लेट कर मी लेते शेयर हैं द तो सारा कुछ आता डेस्कटॉप को कर लेती हूँ। ओके लेकिन ये डेस्कटॉप की ऑप्शन ही नहीं मुझे दे रहा, इट्स नॉट गिविंग मी दैट ऑप्शन डेस्कटॉप की जो है। अब आ रहा है प्लॉट, क्योंकि मेरे पास रेड Yes, वो रेड वो आ रहा है। ओके सो दिस इज एक्चुअली द प्लॉट के जो हमने उसका जनरेट किया हुआ है। और अगर आप देखें अगेन मैंने जब इस प्लॉट को प्लॉट किया है तो आप जो दूसरी कमांड देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि इट मे बी फ्रॉम 0 to 1 और इट मे बी फ्रॉम 0 to सम अदर नंबर। मैंने इसको सेंट्रलाइज किया हुआ है एट जीरो के फ्रिक्वेंसी के ऊपर, बिकॉज ऑफ द रीज़न के, और ये -5 से 0.5 से 0.5 तक का मतलब ये है कि वो जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है इन द डिस्क्रीट डोमेन, जिसकी हमने बात की थी पहले दूसरे चैप्टर में, कि इट कैन बी, अगर वो ओमेगा में हो तो -π/2 से π/2 तक आप ले सकते हैं उसका जो क्या कहते हैं सैम्पलिंग के लिए एक्चुअली जो रेंज होती है। ओके लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस थिंग, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि इसमें जो चीज़ हम नोट करते हैं वो ये कि आपके पास मैग्नीट्यूड इज रियल फंक्शन था, तो मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक आ रहा है, विच इज सिमेट्रिक अराउंड 0। लेकिन अगर मैं 0 पे ना भी करूँ तो इट डजेंट मैटर, इट वुड बी सिमेट्रिक अराउंड सम पॉइंट। और जो फेज़ आ रहा है वो हमारे पास ऑड आ रहा है, ऑड सिमेट्री आ रही है उसमें, कि अगर मैं उसको फ्लिप करती हूँ तो माइनस के साथ आ जाता है। तो एनीवे दिस इज़ एक्चुअली जस्ट अ वेरी स्मॉल प्लॉट, जो कि आपके पास वो जो भी आपकी एग्जाम्पल थी उसको मैटलैब में अपलोड करके देख सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर, ओके लेट मी अगेन गो बैक एंड शेयर द अदर स्क्रीन एंड गो बैक टू द लेक्चर। शेयरिंग में जो है वो ओके, अब मेरा लेक्चर कहाँ चला गया जी। अच्छा तो ये तो हमारा रिकैप हो गया, मैटलैब का कोड भी यहाँ पे मौजूद है, यू कैन ट्राई इट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन DTFT and Z transform, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। हमें पता है कि हमारे पास जो Z ट्रांसफॉर्म है उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। वी हैव x ऑफ z ऑफ एनी x ऑफ n जो है उसको हम लिखते हैं समेशन फ्रॉम n माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n c टू द पावर माइनस n। एंड वी नो कि हमारे पास जो है वो ROC हमेशा एक सर्कल की फॉर्म में होता है। एंड इन द केस ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस आपके पास ये हो सकता है कि वी हैव सीन कि हमारे पास इंटायर जी प्लेन होता है एक्सेप्ट जी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जी इक्वल टू 0 से बाहर का सर्कल है, यानी सर्कल की अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि जी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का सर्कल है। या ये कि आपके पास बाज़ औक़ात इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं होता, 0 इंक्लूडेड होता है, तो इसका मतलब है कि आपके पास बिल्कुल जो है वो जी
सॉरी, अगर आपके पास 0 इंक्लूडेड नहीं है तो इसका मतलब z ग्रेटर देन 0 से इन्फिनिटी तक का सर्कल है, या R1 जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, R2 विल बी 0। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास इस तरह का सीक्वेंस है कि जिसके इसमें आपके पास z इक्वल टू इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन डाल के R2 को जो है वो 0 कर सकते हैं, और R1 विल बी इन्फिनिटी। द पॉइंट इज कि in general we can always write कि ROC is in the form of in between two circles की फॉर्म में होता है। और लेकिन ये कि हम ये देख चुके हैं कि in the case of finite duration sequences वो circles जो हैं they can go to infinity and things like this। अब इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ, z की जगह r of e j ओमेगा लिख लेती हूँ, अगेन देयर इज़ नथिंग न्यू, हम इसको ऑलरेडी भी करके देख चुके हैं। लेकिन व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर नाउ इज़ कि मेरे पास जो ये सीक्वेंस आ रहा है, अगर मैं इसको कह दूँ कि दिस थिंग इज़ एक्चुअली सम x प्राइम ऑफ n, तो दिस फार्मूला एक्चुअली बिकम्स n फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x प्राइम ऑफ n e माइनस j ओमेगा n। So it means that this is Fourier transform of x prime of n. Okay, so what we are saying is that z transform is actually Fourier transform of x prime of n or Fourier transform of x of n r raised to the power minus n. Okay, if I make this r equal to 1, yeah, in other words what I am doing is कि instead of आर ई जे ओमेगा के ऊपर लेने के बजाय ई जे ओमेगा के ऊपर अगर मैं जी एक्स ऑफ जी को जो है वो कंप्यूट कर रही हूँ, तो इन दैट केस व्हाट इज़ हैपनिंग कि मेरे पास एग्जैक्टली वही फार्मूला आ रहा है जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला। सो व्हाट वी एक्चुअली कंक्लूड फ्रॉम हियर इज़ कि अगर हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म को हम कंप्यूट कर रहे हैं यूनिट सर्कल के ऊपर, तो जो चीज़ हमें मिल रही है दैट इज़ एक्चुअली द Fourier transform, because of that in general z transform is, okay, let me write, in general z transform of any signal is equal to Fourier transform of that signal. Okay, let me, in general z transform of x of n is equal to Fourier transform of x of n times r raised to the power minus n। लेकिन अगर R1 हो जाता है या यूनिट सर्कल के ऊपर मैं ले लेती हूँ z ट्रांसफॉर्म, तो इट एक्चुअली बिकम्स द z ट्रांसफॉर्म बिकम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर इज कि अगर आपके पास z ट्रांसफॉर्म के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में यूनिट सर्कल इंक्लूडेड है, क्योंकि देखिए हमने बात की है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का ज़रूरत हमें इसलिए होती है कि वी से कि जहाँ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वही जी ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि अगर जी ट्रांसफॉर्म जहाँ एग्जिस्ट कर रहा है वो r इक्वल टू 1 उसमें शामिल है, तो वो फोरियर ट्रांसफॉर्म के इक्वल हो जाएगा। सो इन अदर वे व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में z इक्वल टू यूनिट सर्कल मौजूद है, तो इसका मतलब है कि उस सीक्वेंस का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा, और उस का मतलब है कि आप यूनिट सर्कल के ऊपर उसकी जो भी वैल्यू है z ट्रांसफॉर्म की जब वो ले लेते हैं, तो दैट वुड बी गिविंग यू द फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो अब नाउ वी नो द रिलेशनशिप कि अगर आपने एक सीक्वेंस टाइम में है, तो वहाँ से अगर आपने ये देखना है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो यू जस्ट नीड टू सी कि समेशन जो है जी, कि मेरे पास जो सिग्नल है, अगर मैं टाइम में सिग्नल को चेक करना चाहती हूँ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो आई नीड टू चेक दिस थिंग, ये एब्सोल्युटली सम होना चाहिए। और अगर मैं जी ट्रांसफॉर्म को करना चाहती हूँ, तो आई शुड चेक कि एक्स ऑफ जी एग्जिस्ट एट आर इक्वल टू 1, ठीक है, ऑन द यूनिट सर्कल। एंड एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि आर ओ सी इंक्लूड्स यूनिट सर्कल। तो अगर x ऑफ z में r ऑफ c इंक्लूड कर रहा है यूनिट सर्कल, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अगर एक्चुअल सिग्नल में ये चीज़ हो रही है
ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड है, तो इसका मतलब है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म अगेन एग्जिस्ट करेगा। और एक दफ़ा फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसको कंप्यूट करते हैं, देन यू डोंट नीड टू गिव ROCs। आपने देखा है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म के जितनी भी आप कंप्यूटेशन करते हैं उसमें ROC नहीं हम करते, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि फूरियर ट्रांसफॉर्म में वी हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश द फैक्ट कि ROC में यूनिट सर्कल मतलब ROC है, आपने स्टेबल है जब x of z, तो वहाँ से फूरियर ट्रांसफॉर्म निकला हुआ है। सो दिस इज एक्चुअली something that we need to again remember it for future also. Now let's move towards the property. एक again this is a very basic property जो कि linearity की property है, which is saying that ये आपको तकरीबन तमाम linear transforms में मिलती है property के, which is saying कि अगर आपके पास x1 of n का फूरियर ट्रांसफॉर्म x1 of omega है, x2 of n का x2 of omega है, then in that case अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं x1 of n और x2 of n का, तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट वुड आल्सो बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द टू सिग्नल्स। अच्छा, लेट मी जस्ट डू वन एग्जांपल फ्रॉम योर बुक फॉर दिस केस। आपकी बुक की एग्जांपल 4.4.3 है। ओके, द एग्जांपल इज एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना है Fourier transform of x of n equal to a raised to the power absolute value of n, where a is between -1 and 1. Okay. Okay, I am dividing this signal into two signals. ये लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ जो है, मतलब लीनियरिटी की प्रॉपर्टी में अप्लाई करना चाहूँगी। एंड बेसिकली आई कैन राइट इज x of n as x1 of n plus x2 of n, where my x1 of n is equal to a of n for n greater than or equal to 0 and 0 otherwise. ठीक है। और दूसरा मैंने क्या, देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया हुआ है कि ये अगर मेरे पास a रेज़ टू द पावर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास इसमें u of n वगैरह तो शामिल नहीं है। सो इट मीन्स कि दिस इज़ अ सीक्वेंस विच इज़ गोइंग फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है। और अगर a जो है वो लेस देन बिटवीन 0 मतलब -1 से 1 के दरमियान में है, तो डेफिनेटली डिकेइंग सीक्वेंस होगा। लेकिन -इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू जो है वो ज़ाहिर है आपके पास, अगर लेट्स सपोज के a को मैं 0.5 ले लेती हूँ, तो इसका मतलब है कि 0 पे ये 1 होगा एंड देन इट विल बी डिक्रीजिंग लाइक दिस। ठीक है। लेकिन और दूसरी साइड पे क्या होगा, अच्छा कौन बताएगा मुझे दूसरी साइड पे कैसे प्लॉट करूँ? अगेन दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट्स सपोज कि मैं x of n इक्वल टू a raised to the power इसको प्लॉट करना चाहती हूँ एंड फॉर a इक्वल टू 0.5। जी, 0 पे तो 1 आ जाएगा। व्हाट विल बी द पैटर्न ऑन द अदर टू साइड्स? मैम n ये ग्रेटर लेस देन 1 होना चाहिए। n को मैंने 0.5 रखा है, नहीं सॉरी n को नहीं 0.5 रखा है, a को 0.5 रखा है। नहीं, पूरा बताएं मुझे, फिर हम उसको लेस और पॉजिटिव साइड पे तो वो डिके करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ओके गुड, ये हो गया। नेगेटिव पे क्या होगा? सेम ही होगा अगर डिके सेम ही होगा। ओके, व्हाई? एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट है। ओके गुड। सो देखिए, अगर ये एब्सोल्यूट ना होता ना, बेसिकली दिस इज एक्चुअली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस। अगर मैं सिर्फ इसको a raised to the power n कर देती, तो इन दैट केस क्या हो रहा होता है कि आपके पास -इन्फिनिटी पर जो है आपका 0.5 रेज़ टू द पावर -इन्फिनिटी का मतलब है कि 1/0.5 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी तक चला जाता। ठीक है, कि आपके पास इस तरह से हो रहा होता, समथिंग लाइक दिस वुड हैव बीन इनफाइनाइट। और उस केस में जो है ना वो फूरियर ट्रांसफॉर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि कन्वर्जेंस खत्म हो जाती। बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, मेरे पास व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि आप जो है वो पावर जो ले रहे हैं वो पॉजिटिव, आपके पास जो n है उसकी पॉजिटिव पावर्स ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 0.5 रेज़ टू दी पावर 1 ओवर के पॉइंट में नहीं आ रहा। ठीक है, इट विल बी एक्चुअली डिकेइंग इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो।
बट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मुझे पता है कि मेरे पास एक फार्मूला है जो कि मुझे ये देता है, अगर मेरे पास इस तरह की चीज़ है तो आई नो समेशन का फॉर्मूला, तो मैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बजाय मैं ये करना चाहती हूँ कि आई टेक इट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू मे बी -1 एंड देन 0 टू इन्फिनिटी, ताकि ये कि मैं ये समेशन के फार्मूले को लगा के एंड देन बिकॉज आई नो कि लीनियर कॉम्बिनेशन जो है लीनियरिटी की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लगा के और उसके बाद उसको ओवरऑल कंप्लीट कर सकती हूँ फॉर योर ट्रांसफॉर्म। तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अगर आप पूरे को भी करना चाहते हैं डायरेक्टली, बट द थिंग इज़ कि यू शुड नॉट बी डूइंग समथिंग जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज़ द ईजियर वे कि आप इसको जो नोन चीज़ है हमेशा याद रखें, नॉट ओनली इन फोरियर ट्रांसफॉर्म, नॉट ओनली इन जी ट्रांसफॉर्म, जितने भी कोर्सेज आप पढ़ते हैं दुनिया में कुछ भी करते हैं, ट्राई टू रिलेट अननोन विद समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें चीज़ पता है, हमें पता है कि अच्छा जी ये, और इसीलिए प्लॉट करने की कोशिश हम करते हैं कि प्लॉट करने से ना थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि अच्छा अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये जी ये एक साइड से इधर भी इनफाइनाइट ड्यूरेशन डीकेइंग सिग्नल बन रहा है, इधर भी बन रहा है, एंड आई और नो कि अच्छा मुझे ये चीज़ भी पता है, तो मे बी अगर मैं इनको ब्रेक करूँ एंड देन आई नो द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑल्सो, तो अगर मैं ब्रेक करूँ फिर मैं ऐड करूँ तो आई शुड बी एबल टू सॉल्व इट ईजीली एज कम्पेयर टू कि मैं बस आँख बंद करूँ और मैं फार्मूला लगाऊँ और शुरू हो जाऊँ, ठीक है। मे बी उससे भी वही चीज़ मुझे मिलेगी, बट एनी वे इट्स ईजियर टू डू द थिंग्स। सो नाउ यू वुड अंडरस्टैंड कि हम क्यों ये कर रहे हैं, कि हमने क्या किया है कि एक जो है वो x1 को ले लिया है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और x2 जो है वो बाकी हम सैम्पल्स ले लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू a raised to the power -n for n less than 0, नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू हमने उसमें किया लेस देन 0 मीनिंग -1 से इन्फिनिटी तक जो, और दिस इज 0 अदरवाइज, ठीक है। अब हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। व्हाट विल बी x1 ऑफ ओमेगा, जी जल्दी से बताएं, कौन बताएगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x1 ऑफ ओमेगा। ये काइंड ऑफ a एंड u ऑफ n हो गया ना, ठीक है। आई कैन राइट इट एज a एंड u ऑफ n, ये वाली जो चीज़ है, बिकॉज ग्रेटर देन 0 के लिए ले रही हूँ। सो व्हाट इज x1 ऑफ ओमेगा, जी ये हम एनीवन, ओके चलिए ये बताएं व्हाट वाज द z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। हाँ जी ओके, चलिए जी सर ट्रांसफॉर्म से कर लेते हैं। व्हाट वाज द z ट्रांसफॉर्म फॉर दिस, a and u of n का z ट्रांसफॉर्म, ओके A Z inverse. z ग्रेटर देन a, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या कहा है कि आपके पास फोरियर एग्जिस्ट फॉर z इक्वल टू ई जे ओमेगा के ऊपर, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि r इक्वल टू 1 के ऊपर जो है ना कि, तो सो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसका फोरियर लेना चाहूँ तो it would be equal to 1/1 minus a e minus j omega, ठीक है। because we have just established this fix के x of omega is x of z at z equal to और z on the unit circle which means कि r equal to 1 के ऊपर, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो this is actually what I should be writing here, okay। so x1 of omega will be equal to 1/, और अब ये चीज़ ना आपने कम से कम इस कोर्स के लिए अपने दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। आपने जो है वो दिस a and u of n जो है उसका ये आ जाता है, ओके। व्हाट अबाउट दिस एक्चुअली आई कैन, ओके इसको हम जो है अगर फ़र्ज़ करें कि लेट्स सपोज कि मैं इसको वो फार्मूला नहीं भी आता मेरे पास a of n u of n का फार्मूला, या इस केस में भी इवन लेट्स सपोज कि आपको ये फार्मूला नहीं आता, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि x1 ऑफ ओमेगा के लिए अगर आप सिंपल वो भी फार्मूला लगाते हैं जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है, व्हेन वी नो दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या है, n फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n e माइनस j ओमेगा n, ठीक है। और इस केस में जो है बिकॉज इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 0, n को 0 से इन्फिनिटी तक रख लेती हूँ, एंड देन x ऑफ n इज़ a raised to the power n, so it will become 0 से इन्फिनिटी a e माइनस j ओमेगा raised to the power n, ठीक है। तो अगर फर्स्ट करें कि वो ट्रांसफॉर्म पेयर आपको नहीं भी पता,
तो you can, so this and this we know that this is 1 over a minus this thing, ठीक है. and a जो है वो हमने ऑलरेडी कहा हुआ है कि this is between -1 and 1, तो ये कन्वर्जन्स हो रही है, फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है. अब यही फॉर्मूला यहाँ लगाएं तो क्या होगा दूसरे केस में, x2 of omega will be equal to minus infinity से n from minus infinity to -1 a minus n e minus j omega n, or this will be equal to n from minus infinity to -1 a e minus a e j omega raised to the power minus n. अब मुझे ये बताइए जल्दी से कि what will be this summation, कैसे करेंगे. हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए हैं कि जिसमें हम ये फॉर्मूला बार बार यूज़ करते रहे. लिमिट्स को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अगर फॉर्मूले को आप यूज़ करें तो सबसे पहले क्या करना चाहिए इसके लिए जी. लिमिट 0 पे आनी है. मैम पहले हम इसको -1 to Okay. 1 to infinity हो ओके. सो ऑल ऑफ योर सजेशंस आर करेक्ट, ठीक है, कि आप जो है वो एक देखें. अच्छा, अब एक और चीज़ नाउ, हमने जो है एक ये फॉर्मूला तो हम सबको जो है वो प्रोवाइडेड दिस अल्फा इज लेस देन 1, ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमें बहुत अच्छी तरह से याद है, ठीक है. एंड देन अगेन दिस एक्चुअली हमें इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए कि दिस विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, अदरवाइज क्योंकि कन्वर्ज नहीं कर देगा ना अदरवाइज जो है, ठीक है. अब एक जो चीज़ है, या तो आप ये कर सकते हैं कि इफ़ यू हैव दिस फार्मूला कि n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो इसमें 1 और 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो है, मतलब -1 टू -इन्फिनिटी था, पहले हम उसको 1 टू इन्फिनिटी करेंगे एंड देन मे बी वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट 1 और फिर हम इस फॉर्मूला में लेकर आएँ. ऑन द अदर हैंड देयर इज़ एन अदर फार्मूला दैट यू कैन रिमेंबर, एंड दैट फार्मूला इज़ अगर आपके पास n from 1 to infinity alpha raised to the power n है, then this actually is equal to, और actually इसको और मैं generic कर लेती हूँ. If it is from some n 1 से लेकर n infinity तक जा रहा है alpha raised to the power n, then it becomes alpha raised to the power n1 over 1 minus alpha, and then again alpha should be less than 1 because of the reason कि infinite duration का sequence हो सकता है. So we can directly use this formula also. जो चीज़ आप पहले बता रहे हैं that is also correct कि हम जो है उसको 1 को add subtract करके 0 से कर लें and then we can have this thing also. लेकिन अगर हमें ये formula याद रहता है तो this is actually again a good thing कि आप इस formula को use कर लें. मगर इन दोनों cases में we would like to have the limits to be positive. तो इस केस में what we should be doing is कि तो अब मैं क्या कर सकती हूँ कि if मैं लिमिट को जब पॉजिटिव करती हूँ तो n ही रख सकते हैं या m से रिप्लेस कर लें. दिस इज़ अप टू यू कि आप उसको क्या करते हैं. मैं इसको n से 1 to infinity कर देती हूँ एंड देन इनसाइड आई विल हैव n की जगह माइनस n की जगह n आ जाएगा. एंड नाउ अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊं जो मैंने आप लोगों को अभी पीछे लिखा था, तो इट शुड बी इक्वल टू a e j ओमेगा 1 रेज़ टू द पावर 1 ओवर 1 माइनस e j ओमेगा, ठीक है. ओके, सो व्हाट विल बी x ऑफ ओमेगा? x of omega is x1 of omega plus x2 of omega. So this will be equal to 1 over 1 minus a e minus omega plus a e j omega over 1 minus a plus j omega, ठीक है. और फिर इसको अगर आप क्रॉस वो LCM वगैरह लें और मल्टीप्लाई करें एंड एवरीथिंग, न्यूमरेटर में तो चले जो भी आएगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मल्टीप्लिकेशन. डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए कौन बताएगा? अगेन ये वाली चीज़ हमने बहुत दफ़ा की है एंड मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कहा था कि नाउ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग. अगर आपके पास 1 माइनस ए ई माइनस जे ओमेगा एंड 1 माइनस ए ई जे ओमेगा है, तो व्हाट वुड बी द मल्टीप्लिकेशन? आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाता है हमारे पास? कौन बताएगा?
मैम 1 minus 2 cos A, okay, 2a 2a cos omega plus a square. ठीक है. सो एंड देन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जो है इट विल डिपेंड कि आप सबको सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा होता है. ठीक है. बट द थिंग इज कि सो दिस इज एक्चुअली एक्स ऑफ ओमेगा जो कि हमारे पास आया है एंड वी आर यूजिंग द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑन द सिग्नल. और अगर आप चाहें तो इसको वेरीफाई करने के लिए डायरेक्टली भी कंप्यूट करके देख सकते हैं कि आपके पास यही चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही. अच्छा जी, दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे, अच्छा ये एग्जांपल मेरा ख्याल है मैंने यहाँ लिखी हुई है, तो आई थॉट कि मैं यहाँ सॉल्व करूँगी लेकिन हमने आगे सॉल्व कर लिया. अच्छा, अब टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी. व्हाट इज़ टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? टेलिंग अस कि अगर हमारे पास हम टाइम में शिफ्ट कर रहे हैं तो फोरियर डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय सम एक्सपोनेंशियल. लेट्स फर्स्ट प्रूव दिस प्रॉपर्टी और फिर हम जो है ना इसको देखते हैं कि इसका कंसिक्वेंस क्या होता है. It is not very difficult to prove it. यहीं पे करते हैं. Okay, so what we are saying is I want to find the Fourier transform of x of n minus k. Okay, so इसमें I will just put the formula n from minus infinity to infinity x of n minus k e minus j omega n. Okay, and then again I will play that same trick. I keep m इक्वल टू n माइनस के, तो इसका मतलब है मेरे पास n हो जाएगा n प्लस के इक्वल एंड लिमिट्स विल बी द सेम. सो m फ्रॉम to infinity x of m e minus j omega m plus k. ठीक है, इसमें से e रेज़ टू द पावर माइनस j ओमेगा k को मैं बाहर निकाल सकती हूँ बिकॉज समेशन m के ऊपर है. And then this is minus infinity to infinity x of n e minus j omega m. Okay. And what is this? This is x of omega. Okay, तो ये रिजल्ट है जो कि हमारे पास आ रहा है. अच्छा, अब इस रिजल्ट का कंसिक्वेंस क्या है? देखिए, वी हैव सीन कि हमारे पास जो x of omega है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं? x of omega का मैग्नीट्यूड multiplied by e raised to the power j angle of x of omega. अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, कि आर ई जे ओमेगा की फॉर्म, आर ई जे थीटा के फॉर्म में अगर मैं लिख रही हूँ, बिकॉज वी नो कि एक्स ऑफ ओमेगा वुड बी समथिंग कॉम्प्लेक्स. तो अब अगर मैं इसको लिखती हूँ, यानी लेट्स सपोज कि मैं फोरियर ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस के को लिख रही हूँ, देन दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स ऑफ ओमेगा ई माइनस जे ओमेगा के. या अगर मैं इसको अगेन वो करती हूँ इन द फॉर्म ऑफ फेज एंड मैग्नीट्यूड लिखती हूँ, तो इट विल कम आउट टू बी ई टू द पावर एक्स ऑफ ओमेगा मैग्नीट्यूड एंड देन मल्टीप्लाइड बाय ई रेज़ टू द पावर जे कॉमन निकाल सकते हैं हम, एंगल ऑफ एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा के. ठीक है, तो जो चीज़ हमने याद रखनी है वो ये कि अगर आप टाइम में शिफ्ट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. अगर आपने मैग्नीट्यूड का, अगर आपको याद हो हमने ये जो एग्जांपल की थी, वी सॉ कि टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो व्हाट वी एक्चुअली आर सीइंग फ्रॉम हियर इज दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस ऑफ टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कि टाइम में शिफ्ट करने से मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो फेज़ है आपका, ये जो एंगल है, ये शिफ्ट हो रहा है बाय द अमाउंट ऑफ ओमेगा इन के, डिपेंडिंग अपॉन के क्या था और उसके बाद ओमेगा आपने जो है वो क्या लिया हुआ है. बट द थिंग इज़ कि दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर कि आपका टाइम शिफ्ट जो है वो फेस को शिफ्ट कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी में, जो मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं डाल रहा होता. ठीक है, एंड प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू अप्लाई. अगर आपके पास जो है वो आपको कोई भी फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स पता है और अगर टाइम में जो है शिफ्ट हो जाता है तो आप मैग्नीट्यूड में जो है बस ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा सेम शिफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, वी विल बी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी लेटर ऑन एग्जाम्पल्स में, लेकिन फ़िलहाल ये इतनी ट्रिवियल सी है कि एग्जाम्पल की इतनी ज़रूरत नहीं. अच्छा, नाउ another property again which we will be using
लॉट एंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी अगेन, वो है टाइम रिवर्सल की प्रॉपर्टी. और व्हाट टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी सेज इज कि इफ वी हैव अ सिग्नल इन टाइम डोमेन और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एक्स ऑफ ओमेगा, एक्स ऑफ एन का, तो अगर मैं फ्लिप कर देती हूँ टाइम में तो फोरियर में भी फ्लिप हो जाता है. ठीक है, इसका अगेन प्रूफ इज़ वेरी इजी. जिस तरह से मतलब प्रूफ में जो है वो बेसिकली जैसा आप n को माइनस n से चेंज कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस थिंग. लेकिन इसका अगेन लेट्स ट्राई टू सी द कंसिक्वेंस कि अगर मैं x ऑफ माइनस ओमेगा लेती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि अगर ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लिप वर्जन का, जो अगर मैं फोरियर ले रही हूँ तो इट वुड बी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस ओमेगा का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय एंगल ऑफ एक्स ऑफ माइनस ओमेगा. ठीक है, ओके. एंड अगर एक्स ऑफ ओमेगा को हमने इसी तरह से करना था तो इट वाज इक्वल टू ई जे एंगल ऑफ एक्स ओमेगा. नाउ वन थिंग दैट वी वुड बी अगेन मोस्ट प्रॉब्ली कल की क्लास में हम इसको प्रूव भी करके देखेंगे, लेकिन अभी हमने जो है वो सिर्फ इसको यूज़ करना है कि फॉर रियल एक्स ऑफ एन magnitude of the Fourier transform is even function of omega. ठीक है, अगेन मैं बार बार इस एग्जाम्पल के वापस जाती हूँ कि हम देख भी रहे हैं कि मैग्नीट्यूड इज़ एन इवन फंक्शन कि मैं अगर फ्लिप करती हूँ अराउंड 0 तो मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ऑन द अदर हैंड फेज जो है दिस इज़ एन ऑड फंक्शन ऑफ ओमेगा. ठीक है, कि अगर आप ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करें तो फेज में एक माइनस का साइन यहाँ पर आ रहा है. सो ऑड सिमेट्री और इवन सिमेट्री, अगेन कल हम इस सिमेट्री की बात करेंगे, प्रूफ भी करके मैं इसको देखूंगी. बट फॉर द टाइमिंग जैसा आप मेरे ऊपर बिलीव करें कि अगर आपके पास रियल एक्स ऑफ एन है तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ट्रू होती हैं. तो अब इस केस में जो है इफ़ वी अस्यूम कि एक्स ऑफ एन वॉज रियल तो इसका क्या मतलब है कि दिस विल कम आउट टू बी एक्स ऑफ ओमेगा. ठीक है, मल्टी और लेट मी राइट इट विद अनदर कलर. जी, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड, बिकॉज ये चीज़ मैंने अगर लगाई है, मल्टीप्लाइड बाय ई माइनस जे एंगल ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा. ठीक है, बिकॉज ये वाली प्रॉपर्टी मैंने लगाई है कि आपके पास जो है वो एक्स ऑफ माइनस ओमेगा का जो एंगल है उसकी जगह मैंने माइनस ऑफ एक्स ऑफ ओमेगा लगा दिया बिकॉज ऑफ ऑड सिमेट्री. सो अगेन व्हाट वी कंक्लूड इज कि अगर आप टाइम में फ्लिप कर रहे हैं तो फोरियर में अगेन मैग्नीट्यूड पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, फेस के ऊपर जो है वो फ्लिपिंग हो रही है या ऑड फेस जो है वो फ्लिप करके आ जाएगा, प्रोवाइडेड के जो सिग्नल जो हमने लिया हुआ था वो एक्स ऑफ एन इटसेल्फ वाज रियल. ठीक है, तो इस केस में जो है हमारे पास ये, एंड देन अगेन ये वाले केसेस में सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज वी विल बी यूजिंग देम अ लॉट. तो अगर आपके जहन में ये चीज़ रहेगी तो आगे आपको चीज़ें करना आसान हो जाएगा. ओके, वी विल जस्ट टॉक अबाउट वन मोर प्रॉपर्टी एंड देन वी विल स्टॉप. ठीक है, अच्छा, कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी में सिर्फ इसलिए करवाना चाहती हूँ बिकॉज दिस इज़ समथिंग नॉट वेरी डिफिकल्ट. और ये बिल्कुल उसी तरह की प्रॉपर्टी है कि जिस तरह की हमने जी ट्रांसफॉर्म में भी देखी थी कि इफ़ यू आर कन्वॉल्विंग टू सिग्नल्स इन टाइम देन इन फोरियर डोमेन दो सिग्नल्स विल बी मल्टीप्लाई. फोरियर डोमेन में जो है उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म्स मल्टीप्लाई होंगे. यानी अगर आप कॉन्वोल्यूशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना चाहते हैं तो दैट वुड एक्चुअली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल सिग्नल्स. ठीक है, और इसका अगर हम प्रूफ अगर अगेन करना चाहें तो दैट इज़ वेरी इजी. मुझे पता है कि x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n का convolution को I can write it as k from minus infinity to infinity x1 of n x1 of k x2 of n minus k. ठीक है, अब मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेती हूँ, फोरियर ऑफ x of n विच मीन्स के कन्वोल्यूशन का फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी k माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 of k
x2 ऑफ n माइनस के, ठीक है। और इसमें जो है नाउ आई कैन दो समेशंस है, समेशन इज द लीनियर ऑपरेटर, तो आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग k वाला मैं समेशन बाहर ले रही हूँ, x1 ऑफ k को भी मैंने बाहर निकाल लिया, और जो n वाली समेशन है, सॉरी इसके साथ पूरे के साथ e माइनस जे ओमेगा n भी तो आता है, ठीक है। सो दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x2 of n minus k e minus j omega n, ठीक है। और ये वाली चीज़ ये किसके इक्वल है बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कौन बताएगा मुझे? जी, दिस इज एक्चुअली ओके, ये बता दें तो उसके बाद हम रोक देते हैं। वट इज दिस थिंग? अगर आपके पास x2 ऑफ n का फोरियर ट्रांसफॉर्म was x2 of omega, तो ये क्या है? दिस इज x2 ऑफ n माइनस k का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ये किसके इक्वल आएगा? अभी हमने ये प्रॉपर्टी की है जी, एनीवन? मैम ए की पावर माइनस जे ओमेगा के इनटू x2 ऑफ ओमेगा। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो दिस विल, सो इट विल कम आउट टू बी, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट एज, अच्छा, ई रेज़ टू द पावर माइनस जे ओमेगा के, okay, let me write down. Okay, so this will be equal to e raised to the power minus j omega k multiplied by x2 of omega, ठीक है। और बाहर मेरे पास क्या चीज़ है? k from minus infinity to infinity x1 of k, ठीक है। Now what is this thing? This is x1 of omega. So this comes out to be equal to x1 of omega multiplied by x2 of omega. और अगर कॉन्वोल्यूशन हम करना चाह रहे हैं, ये तो खैर हमने प्रॉपर्टी तो ये देखी है ना कि कॉन्वोल्यूशन अगर टाइम में है तो फ्रीक्वेंसी में जाके फोरियर जो है वो मल्टीप्लाई हो होंगे, स्पेक्ट्रम मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। और ये हमें यहाँ पे बेसिकली फिगर बनाई हुई है, आपकी बुक से ही मैंने ये फिगर कॉपी पेस्ट की है कि अगर मैं इसी, ये एक सिग्नल है x1 ऑफ n और इसको मैं इसके अपने साथ ही कन्वॉल्व करना चाहूँ, तो व्हाट आई शुड बी डूइंग इज़ कि अगर मैं फोरियर में जाके करना चाहती हूँ, दैन इन दैट केस व्हाट आई शुड बी डूइंग इज़ कि मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करूँगी। जी, व्हाट विल बी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ n? ये कौन बताएगा? अगेन जल्दी से बताइए, आई डोंट थिंक कि आपको सोचने की भी ज़रूरत है। 1 1 और 1 है, और सेंटर वाला जो है यानी ये है, ओके, बना हुआ भी है एक्चुअली। इसका फॉर्मूला क्या आएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म का? जी, जी ट्रांसफॉर्म से अगर सोचने की कोशिश करें, ओके लेट्स, ओके चलिए ये बता दें मुझे, इसका जी ट्रांसफॉर्म का क्या फॉर्मूला था? फाइनाइट ड्यूरेशन है ना, ओके, n प्लस 1 प्लस z माइनस n, राइट? यस मैम। ओह, n नहीं 1 आएगा, सॉरी 1 नहीं आएगा मैम, 1 आएगा, राइट, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है? z इक्वल टू ई माइनस जे ओमेगा पे फोरियर एग्जिस्ट करता है, तो फोरियर क्या बन जाएगा इसका? ई जे ओमेगा प्लस 1 प्लस ई माइनस जे ओमेगा, राइट। और इसको आप डायरेक्ट फार्मूला में भी करके देख सकते हैं, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि हमेशा जी पे ही जाके करें, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने जी में बहुत प्रैक्टिस की हुई है तो इस वजह से मैं आपको फ़ौरन कहती हूँ कि हाँ कर लें। तो एनीवे, तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस ई जे ओमेगा प्लस ई माइनस जे ओमेगा। अब देखिए, जहाँ पे भी आपके पास ये चीज़ें आती हैं ना, यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट टू थिंक इन टर्म्स ऑफ कोसाइन, ठीक है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि अगर इसके नीचे 2 से मैं डिवाइड कर दूँ तो इट शुड बी कोसाइन। सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इट विल बिकम 1 प्लस 2 cos of omega, which is this plot between minus pi to pi, ठीक है। एंड देन इसी को इसके साथ कर रहे हैं तो ये हमारे पास ये प्लॉट आ जाता है। फोरियर में हमने इनको मल्टीप्लाई किया,
जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये प्लॉट आ गया, ठीक है। और फिर अगर आपका एंड रिजल्ट जो है वो कॉन्वोल्यूशन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन यू विल बी टेकिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखें, ओके, मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब, मेरे पास 1 + 2 cos ऑफ ओमेगा आ जाएगा, दूसरा भी मेरे पास 1 + 2 cos ऑफ ओमेगा आएगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मर्जी आपकी, ठीक है। तो एनीवे, सो अब मेरे पास x ऑफ ओमेगा विल बी इक्वल टू x1 ऑफ ओमेगा इंटू x2 ऑफ ओमेगा। इसका मतलब है 1 + 2 cos ऑफ ओमेगा इंटू 1 + 2 cos ऑफ ओमेगा। इसको मल्टीप्लाई करें, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखें और इन्वर्स ले लें, तो यू विल बी गेटिंग दिस थिंग विच इज़ द कन्वोल्यूशन ऑफ 2 सीक्वेंसेस। ओके, वी विल स्टॉप हियर, आप लोगों की क्लास स्टार्ट होने वाली होगी, सो वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो इंशाल्लाह।